वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल तव्हां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि, उन्हनि जे बारे में थोरो घणो मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलंदमि। त उहे फैमिली फिजिशियन आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु जी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी आहिनि। डॉक्टर आफ्ताब अहमद ख़ान मूंसां मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आजकल फिजिशियंस के पास जाना एक नज़ला बुखार और ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ जो है आप लोग डायग्नोस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं आजकल? बिल्कुल, जैसे आप देखें मौसम बरसात का मौसम है और बहुत सारी बीमारियां जो हैं बरसात के मौसम में रिलेट होती हैं, जिसमें वायरल फीवर बहुत सारे होते हैं। और अभी मानसून में कोई वायरल हुआ था? बिल्कुल, एक एम पॉक्स भी हुआ था। उसके अलावा डेंगू का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा चिकनगुनिया है, मलेरिया है। ये सारे वो वेक्टर हैं जो मस्कीटो के ज़रिए जो है वो एक दूसरे के साथ फैलते हैं। लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो एम पॉक्स की जो एक बड़ी आउटब्रेक हुआ था वो पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ। बाहर से जो लोग आ रहे हैं ट्रैवलर्स, उन्हीं में पाया जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा भी जो है वो हम चिकनगुनिया के काफ़ी केसेस में देख रहा हूँ, मलेरिया के काफ़ी केसेस में देख रहा हूँ। इसी तरह से डेंगू जो है पंजाब में दोबारा से एवेलेट हुआ है। तो ये जो बीमारियां हैं ये मौसम के हिसाब से चल रही होती हैं। बरसात का मौसम है, पानी जो है वो जगह जगह खड़ा हो जाता है, वहाँ पे जो मच्छर है वो उसकी अफजाइश शुरू हो जाती है। उस अफजाइश के साथ साथ फिर बीमारियाँ भी जो है वो प्रिवेल करती हैं और फिर लोगों में फैलना शुरू हो जाती हैं। और कुछ चीज़ों का जो वेक्टर है वो मच्छर ही होता है। अगर आप मच्छर को ख़त्म कर दें तो वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। कुछ बीमारियाँ जो है वो हम इंसान से इंसानों को लगती हैं, जानवरों से भी इंसान को लगती हैं, इंसान से जानवरों को लगती हैं। जैसे एम पॉक्स की मैं बात करूँ कि वो ऐसी बीमारी है लगने वाली जो इंसानों से इंसान को भी लग सकती है, और खुदा न खास्ता अगर किसी जानवर में है तो अगर आपने उसको पैट किया, उसको हाथ फेरा, उसके साथ आपने इंटरमिंगल के मिले आप, तो आपको भी हो सकती है वो। तो उसमें क्या स्किन खराब हो जाती है या कुछ ऐसा होता है, या फिर उससे बुखार और ये सारी चीज़ें होती हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा रैशेज़ शुरू हो जाते हैं ना आपके जिस्म पे। आपको लगता है कि रैशेज़ हैं, वो रैशेज़ मिक्स करते हैं इस चीज़ से कि ये खुदा न खास्ता आपने कोई दवा खाई थी, उससे एलर्जी हो गई, या खाने में कोई आपके मामूलात में ऐसी चीज़ आ गई, आपने बाहर खाना खा लिया, लोग समझते हैं कि जी मैंने वो खाया था, उसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई है। तो कभी भी इस तरह के कोई रैशेज़ हों अगर आपके जिस्म पे खुदा न खास्ता आजकल के दौर में, तो उसको फ़ौरन कॉशियसली देखा जाए, उसको बिल्कुल भी सरफ नज़र ना किया जाए। फ़ौरन जाके किसी अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि जैसे ही आपको रैशेज़ शुरू होते हैं उसके बाद वो खुदा न खास्ता एम पॉक्स में कहीं आप लैंड ना करें, क्योंकि ब्लिस्टर, मोटे मोटे ब्लिस्टर बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, उसमें पानी या पीप भर जाता है और पूरे जिस्म में फिर वो फैल जाते हैं और फिर वो दूसरे को लग सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक घर में रह रहे हैं, अगर आप जो है क्वारंटाइन नहीं हुए, अगर आपने अपने आप को अलहदा नहीं किया, तो आपने अगर आइसोलेट होना जी बिल्कुल आइसोलेट होना पड़ता है। खुदा न खास्ता आइसोलेट नहीं हुए तो आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, कोई प्रेगनेंट लेडी हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी कैच करती हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो आप फ़ौरन कॉन्शियस हो जाएँ और डॉक्टर को दिखाएँ और अपने आप को किसी कमरे में जो है वो अलग से रखें और फिर कोई चीज़ें शेयर ना करें। अक्सर लोग तौलिया शेयर कर लेते हैं, बहुत एहतियात कीजिए। हाँ, ये क्योंकि जितनी भी ये दो तरह की बीमारियाँ होती हैं हमारे दिमाग, उसमें एक कंटीजियस होती है, एक नॉन कंटीजियस। कंटीजियस ही होती है लगने वाली, कि अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ या आप मुझसे बात कर रही हैं या मैं किसी ऐसे मरीज़ से बात कर रहा हूँ, तो उसको सांस के ज़रिए भी वो पहुँच सकता है। और एम पॉक्स इसी वजह से इतना ख़तरनाक है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को है और वो किसी से गुफ्तगू कर रहा है, खड़े होकर बात कर रहा है, तो उसके सांस के ज़रिए भी पहुँच सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब अभी कोविड आया था तो मास्क का इस्तेमाल करवाते थे। तो अभी भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में भी इस सीज़न में जो है, जी हाँ बिल्कुल, मास्क ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा क्यों है? मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया, ये एम पॉक्स भी लाहौर से आया है। लाहौर में पहला लाहौर में नहीं, ये केपीके में पहला केपीके में आया था, लेकिन ये यहाँ नहीं था, ये इधर पंजाब साइड, ये सऊदी अरब से आया था। अच्छा। हाँ, एक ट्रैवलर सऊदी अरब से आया था, तकरीबन 30 अगस्त की बात है, ये 3 सितंबर की बात है कि वो ट्रैवलर सऊदी अरब से यहाँ लैंड किया था, उसमें ये पाया गया था। फिर दूसरा भी जो आया पेशेंट वो भी सऊदी अरब से ट्रैवल कर आया। तो मैं आई एम सरप्राइज कि जो वहाँ जिस कंट्री में ये जहाँ से लेकर आ रहे हैं वहाँ के लोग क्या सो रहे हैं क्या? वहाँ पे कोई सी सर्वेलेंस नहीं हो रही, कोई देखभाल नहीं हो रही है कि लोग यहाँ से वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट हम किए चले आ रहे हैं, ऐसे मरीजों को यहाँ पे जनाब जमा किए चले आ रहे हैं। अब दुनिया में आप पता है WHO ने जो है वो अलर्ट जारी कर दिया इसका, और एक ये भी ख़तरा हो गया था कि WHO का ये ना कहता है कोविड की तरह के सबको जो है वो आप घरों के अंदर जाके बंद हो जाए। इतनी बड़ी ये आउटब्रेक हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उनमें इतना बड़ा आउटब्रेक हुआ है ये। तो इस बड़ी डेंजरस बीमारी है, हम बड़ा इसको लाइटली लेते हैं कि जी ठीक है जो हो जाएगा, लेकिन ये एम पॉक्स बहुत ख़तरनाक बीमारी है। आपने सुना होगा जैसे
पिछले ज़माने में हमारे एक स्मॉल पॉक्स होता था, एक चिकन पॉक्स होता था, तो ये उसी की फैमिली की जो है ये बीमारी है, ये उसी की फैमिली की बीमारी है, ज़्यादा खतरनाक बीमारी है और लगने वाली है। क्या मौत वाक़ई हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे, या फिर ये इसका एक कोई इलाज है और वो कुछ टाइम में ख़त्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल मौत वाक़ई हो जाती है अगर आपने इसको केयर ना किया हो। इसकी वैक्सीनेशन भी है, पाकिस्तान में जो है वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगनी है और लाखों की तादाद में मौजूद है। तो WHO और बाकी जो इदारे इसको बनाते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक मास लेवल पे बनाएं और फिर सर्कुलेट करें। अब जैसे हमारे EPI का प्रोग्राम होता है, उस EPI के प्रोग्राम में हम 5-7 वैक्सीन लगाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ये शामिल नहीं है और ना ही ये जो है वो फ्रीली कहीं मिलती है पाकिस्तान में। अगर मिल जाए तो मैं और आप जाके लगवा लें, लेकिन क्योंकि WHO की तरफ से आती है और WHO भी उन्हीं कंट्रीज़ को सर्व कर रहा है जहाँ पे इसका आउटब्रेक हुआ है, हर कंट्री में नहीं दे रहा। तो ये वैक्सीनेशन भी है, इसकी एहतियात इसकी सिर्फ यही है कि अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म में रैशेज़ होते हैं, बुखार होता है और जिसम में दर्द है, आपको लिथार्जिक हैं आप, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, वॉमिट हो रहा है आपको, तो आप फ़ौरन अपने किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करें। ऐसा ना करें कि जाके किसी मेडिकल स्टोर से दवा ले लें, जो नॉन क्वालिफाइड वहाँ बंदा खड़ा हुआ है, आपने दवा खा ली और कहा जी में सही हो गया। अच्छा, ऐसा आप नहीं होता। सेल्फ मेडिकेशन को कितना सपोर्ट करते हैं और कितना उसके बारे में आप लोगों को मना करते हैं कि ऐसा ना करें? देखिए, ये से टॉक ऑफ द डे है। मैं हर प्रोग्राम में जो भी मैं मीडिया पे बैठ के ये बात करता हूँ तो मेरी पहली बात यही होती है कि खुदा के वास्ते सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन इज़ ऑल्सो किलर। होता है क्या है कि मैडम, जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक की सूरत में हो या दूसरी जो भी आप दवाएं लेते हैं, आप हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा फार्मेसीज़ में, अब तो खैर चलें कुछ अच्छी फार्मेसीज़ आ गई जहाँ पे फार्मासिस्ट खड़ा होता है। अक्सर फार्मेसीज़ में नॉन क्वालिफाइड बंदा खड़ा होता है, जो मैट्रिक भी जिसने नहीं किया हुआ था। आप जाते हैं, उसको प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं, बाद दफ़ा नहीं भी देते। अब आप जल्दी में गए, मुझे बुखार, खांसी, नज़ला, सर में दर्द हो रहा है, उसने एक पुड़िया बनाई, आपको दे दी। अब आप ये देखेंगे जो पुड़िया वो दे रहा है उसको नहीं पता कि इसकी डोजेज क्या थी, इसके क्या नुकसानात हैं, इस मरीज़ को पहले से क्या बीमारी है, इसमें कहीं कंट्राइंडिकेटेड तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं कि बीमारी में कुछ दवाएं आप नहीं देते। अब उसको क्या पता, वो तो आप गए, आपने अपने पैसे बचाने के चक्कर में उससे स्टोर पे गए, 1 दिन की दवा ले आए, 2 दिन की दवा ले आए, आपने वो खा ली। अब खुदा ना खास्ता जब आपको बीमारी हुई, जब आपको ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त तक तो आपने जो है उसको अपने जिस्म को इम्यून कर चुके थे आप उस बीमारी से, उस दवा से, तो उसने असर ही ना किया। अच्छा, मैंने तो ये भी देखा है कि एंटीबायोटिक्स वो एडल्ट भी, लेकिन वो बच्चों को भी दे रहे होते हैं। अगर खांसी, नज़ला, बुखार है तो जो डॉक्टर के पास क्यों जाए, पता है कि ये एंटीबायोटिक्स लेते हैं और पिछली दफ़ा डॉक्टर ने दी थी, ये यही पिला दो। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो कुछ चीज़ें सीना बसीना चलती हैं। आपने देखा होगा जी, अब कुछ हमारे ना फैमिली में कुछ लेगेसी होती हैं कि वालिदैन ये कर रहे थे, दादा ये कर रहे थे, तो हमने भी फैमिली में शुरू कर दिया, दादी ये कर रही थी, आप भी ये कर लें। या दोस्तों में इस तरह से होता है, या पड़ोसियों में होता है, या ऑफिस में होता है। बच्चों को ये वाली दवा पिला दी थी इस बीमारी में, तो चलो मैं भी खाला आई, पप्पो आई, अरे ये बच्चे ये पी लें। अब आप अंदाज़ा करें कि देखें, आप वो प्रैक्टिस हम इस तरह से इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि अब ये कितना नुकसानदेह उस बच्चे के लिए भी, बच्चे का भी अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसका किडनी, उसका लिवर, उसका ब्रेन, हर चीज़ डेवलप हो रही है। आपने वहीं जाके उसको हिट कर दिया। तो खुदा के वास्ते मेरे आपके चैनल के वजह से ये माशाल्लाह आपका चैनल पूरे नेशनल लेवल पे देखा जाता है, बाहर भी देखा जाता है। मैं ये अपील करूँगा आपके ऑडियंस से कि खुदा के वास्ते सेल्फ मेडिकेशन ना लें, डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर उसको इलाज कराएँ, प्रॉपर दिखाएँ। जब तक डॉक्टर असिस्ट ना कर ले, आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और ये जो बात होती है ना सीना ब सीना, ये मैं ये खा रहा था, आप भी ये खा लें, ये खाला आई, पप्पो आई, मामू आए, चचा आए, बस ये दे दें, उससे कुछ हो जाएगा सही। वो सबसे खतरनाक होता है। और जो भी दवा पर्स में पड़ी है वो निकाल के दे देते हैं। ये खा लें, इससे ठीक हो उर्दू में जाएगा। हम कहते हैं ना, मिसाल देते हैं, बचपन में सुनते थे, मैं बुजुर्ग सुनाते थे कि एक गाँव था, उसमें जनाब वो शेर आता था और वो भेड़िया जो आते थे वो जानवर बकरियों का खा जाते थे। तो एक को उन्होंने जनाब वो चौकीदार रख दिया और जब वो रात में शोर मचाता था, शेर आया, सब जाके भाग के आते थे, शेर नहीं आता था। तो उन्होंने कहा यार ये रोज़ाना शोर मचाता है, शेर आया, आता तो है नहीं। इत्तेफाक की बात है कि एक दिन शेर आ गया, वो सब सोते रह गए, तो शेर खा के चला गया। तो एग्जैक्टली इसी तरह से ये दवाओं का होता है कि आप बगैर जब किसी इर्रेशनल दवाएं आप देंगे, लॉजिकल कोई एविडेंस बेस ऑफ मेडिसिन किसी को देते नहीं है, चाहे वो डॉक्टर्स हजरात हैं, हमारे मेडिकल कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब देखें क्वेकरी कितना ज़्यादा आम है हमारे पाकिस्तान में, क्वेक्स कैसे बैठे हुए हैं गाँव गोठों में, शहरों में, पेरिफेरीज में, जो सिर्फ जो है वो 2 नंबर दवाएं दे के स्टीरॉयड पे मरीज़ों को रखा हुआ है और उनके साथ जो है वो दवाएं ले रहे हैं और जनाब वो मरीज़ों को सही कर रहे हैं। वो क्या उसकी ज़रूरत है, किस डोजेज में है,
और लाखों रुपए खर्च होते हैं इस बात पे कि आपकी जो डोजेज होती है वो किसके हिसाब से देनी चाहिए। आपको दिन में 2 दफ़ा खानी है, 3 दफ़ा खानी है, 4 दफ़ा खानी है, दिन में 1 दफ़ा खानी है। ये सारा इस पर एक रिसर्च होती है। ऐसे नहीं होता कि सुबह उठे और आपने जनाब कह जी ये दवा इसको दे तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब मैं अगर इसको इस जस्टिफाई के बगैर खा लूँगा तो मेरे जिससे में फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा। इसी तरह एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई है, अभी हमारे बहुत सारी बीमारियाँ जिनकी पाकिस्तान में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई, जैसे टाइफाइड का नाम लो मैं अगर, उस बीमारी का पाकिस्तान में रेजिस्टेंट है कि जो आप दवाएं एंटीबायोटिक देते हैं वो असरअंदाज नहीं होती, मरीज को और ज़्यादा बीमारी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से भी यही है कि हमने इर्रेशनल दवाएं खाना शुरू कर दी। हमारा बॉडी का सिस्टम जो था वो इम्यून हो गया। वो होता है कि आपने देना शुरू किया, मतलब अच्छा जी इस डोजेज की चीज़ आएगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, अब आपको दूसरी और डोजेज देना पड़ेगी तो और ज़्यादा बढ़ा के देना पड़ती है, तब जाके असरअंदाज होती है। तो इसलिए खुदा रहा कोई भी मेडिसिन है उसको इर्रेशनल ना लें जब तक कि कोई डॉक्टर आपको प्रॉपरली प्रिस्क्राइब ना करे, आपको इन्वेस्टिगेट ना हो, आप खुद से कभी भी कोई दवा ना खाएं। अच्छा, क्या ऐसा भी हो रहा है पाकिस्तान में कि 1 नंबर दवा नहीं 2 नंबर दवा भी है और उससे भी लो क्वालिटी है? क्या ऐसी क्वालिटीज़ में फ़र्क है? क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें, कुछ दवाएं, कुछ मेडिसिन जो हैं बीच में शॉर्ट भी हो गई थी पाकिस्तान में, तो ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है कि हमारी स्पूरियस दवाएं जो हैं अवेलेबल होती हैं। हमारे जितने भी दूसरे एरियाज हैं वहाँ पे दवाएं बनाई जाती हैं। बाद दफ़ा कैप्सूल का खाली शैली होता है और उसके अंदर पता नहीं क्या कोई ग्लूकोज के डाल के दे देते हैं कि ये एंटीबायोटिक है। ये दवाओं के जो लेबल्स हैं वो कितने, आप देखें ना, जो इतने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो गाय बगाए छापे मार रहे हैं और लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन लोग खुद की भी एक सेल्फ जिम्मेदारी है। अगर यही दवा खुदा न खास्ता मैं बना रहा हूँ किसी जगह पे और वो दवा मैं मार्केट में डालता हूँ और कल को मेरे ही किसी लव वन को ज़रूरत पड़ती है वो दवा की और वो दवा वो खा लेता है, तो आप अंदाज़ा करें उसको कितना नुकसान है। हम अगर मैं सिर्फ यही सोच लूँ कि यार ये दवा जो बन रही है कल को मेरे कोई रिश्तेदार, मेरा कोई भाई, कोई मेरे भतीजा भांजा, कोई भी मतलब XYZ फैमिली में उसको ज़रूरत पड़ी, उसने खाई तो उसको बजाय फ़ायदे का नुकसान हो जाएगा, तो मैं रुक जाऊँ। तो इतनी मास लेवल पर आपने सही निशानदेही की कि जाली दवाएँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। कम हैं लेकिन जो महंगी दवाएं होती हैं बहुत ज़्यादा लोग जो है बना के उसको बेचना शुरू कर देते हैं ताकि उनको अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी हो। 1-2 तो बहुत ज़्यादा चलती है, हर किसी के पास, हर किसी के पर्स में रखी हुई है ना। तो ये बहुत ज़्यादा 2 नंबर आना शुरू हो गई है। जी जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? अब ये इसकी वजह ये है कि जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना तो वो ज़्यादा जो है लोग उसको बनाते हैं। और अब तो वो असरअंदाज भी नहीं होती ना। उसी मैंने पहले से गुजारिश है आपसे कि जब आप एक चीज़ इर्रेशन खाते रहेंगे, अगर आपको मिसाल के तौर पर 100 पावर की ज़रूरत है और आपने जो है वो कम पावर की दवा खाना शुरू कर दी तो आपकी जो जरासीम है वो उससे दोस्ती कर लेते हैं, उससे मिल जाते हैं कि ठीक है जी अब हम नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। और फिर उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है तो वो फिर आपको और ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है आपके लिए। और फिर आप लैंड करते हैं किसी ICU में, किसी अस्पताल में, या खुदा न खास्ता बिस्तर पर चले जाते हैं क्योंकि आपने जो दवाएँ ली थी वो जब जितनी ज़रूरत थी पावर की उस वक्त आपने ली नहीं और आपने जो है वो। अच्छा, एक ये भी बड़ा सुना जाता है, हमारे यहाँ बड़े भी कहते हैं कि जब फ्लू हो, खांसी पे तो चलें वो सिरप वीरप दे देते हैं, लेकिन फ्लू में कहते हैं नहीं इसको ज़रा निकलने दें और दवा ना खाएं इतनी जल्दी। तो क्या ये सही बात है? देखिए जितनी भी वायरल बीमारियां हैं, ठीक है ना, जैसे इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, उससे एक टाइम पीरियड होता है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। तो हम कोशिश ये करते हैं डॉक्टर्स के वो उसको ये खुद ब खुद निकल जाए। होता क्या है कि इस तरह जैसे फ्लू के साथ साथ आपको जिस्म में दर्द शुरू हो गया, आपके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो गई, आप और लिथार्जी हो गए, तो उसको आप बाज़ दफ़ा जब आपका डिफेंस सिस्टम या जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं उर्दू में, जब वो कमज़ोर होता है तो दूसरी बीमारियाँ आपके हावी हो जाती हैं, दूसरी वो भी हमलावर हो जाती हैं। उस हमलावर को रोकने के लिए आपको दवाएँ देना पड़ती हैं। फ्लू की कोई दवा नहीं है। फ्लू की दवा सिंपली है कि आप पैरासीटामोल लें और बस सुकून से बैठें आप। उसका टाइम पूरा होगा, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, वो खुद को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी बीमारियां हमलावर हो रही हैं इस वजह से कि आपका जिस्म कमज़ोर है, उससे बचाने के लिए आपको दवाएं देना पड़ती हैं। और इन्फ्लुएंजा की तो बाकायदा WHO हर साल एक वैक्सीन भी जो है वो इसकी स्ट्रेन जारी करता है। और जिन लोगों का अगर हर साल हर सीज़न में फ्लू होता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अपने वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ, या वो मरीज़ जो डायलिसिस पे होते हैं वो ज़रूर लगवाएँ, या वो मरीज़ जो खुदा न खास्ता कैंसर की इनको कीमोथेरेपी वगैरह हो रही है, क्योंकि उनको इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। जब उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, तो हर बीमारी उन पर हमलावर हो जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर खुदा न खास्ता फ्लू होगा तो और बाकी बीमारियाँ भी हो जाती हैं, तो वो ज़रूर ये फ्लू की वैक्सीन लगवाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, ब्रेक ते विंदासीं, वरी वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल।